साल था 1897। सर्दी ने वेस्ट वर्जीनिया को जकड़ लिया था। बर्फ की चादर हर जगह बिछी हुई थी। हवा में कड़ाके की ठंड थी। ग्रीनब्रायर काउंटी में एक छोटा सा समुदाय ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। इरास्मस स्ट्रिबलिंग शू, जो पेशे से लोहार था, एक जाना पहचाना चेहरा था। लोग उसे एडवर्ड के नाम से जानते थे। वो एक हट्टा कट्टा आदमी था, देखने में रौबदार। उसने हाल ही में एल्वा जोना हीस्टर नाम की एक युवती से शादी। एल्वा जमीन पर मृत पड़ी थी। उसका शरीर मुड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें जान नहीं थी। लड़का दौड़कर मदद लेने गया। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे समुदाय में फैल गई। एल्वा शुए मर चुकी थी, लेकिन कैसे? डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू कनैप को बुलवाया गया। वो वहां के स्थानीय डॉक्टर थे। उन्होंने एल्वा के शरीर की जांच की। उन्हें चोट का कोई निशान नहीं मिला, हालांकि उसकी गर्दन अकड़ी हुई लग रही थी। डॉक्टर कनैप ने मौत का कारण एवरलास्टिंग फेंट बताया। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। इस निष्कर्ष ने सबको हैरान कर दिया। एल्वा की मां मैरी जेन हीस्टर का रो रो कर बुरा हाल था। उसे अपनी बेटी की मौत प्राकृतिक कारणों से होने पर यकीन नहीं हो रहा था। मैरी जेन को किसी अनहोनी का शक था। मैरी जेन को एडवर्ड पर पहले से ही भरोसा नहीं था। उसे वो बहुत जिद्दी और खुदगर्ज लगता था। उसने अपने शक की बात हर उस शख्स को बताई जो उसकी सुनने को तैयार था। हत्या की अफवाहें उड़ने लगीं। मैरी जेन ने अपने लिए जवाब मांगे। उसने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की दुआ मांगी। एक रात जब वो सो रही थी, उसे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसे अपने आसपास ठंडक महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसके ऊपर एक साया मंडरा रहा था। ये एल्वा थी, लेकिन उसका रूप बदला हुआ था। वो किसी भूत जैसी लग रही थी। उसका सिर एक अजीब से कोण पर मुड़ा हुआ था। मैरी जेन डर गई, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। एल्वा की आत्मा उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। उसे कुछ बताना चाहती थी। एल्वा की आत्मा बोली। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, एक खौफनाक फुसफुसाहट जिससे मैरी जेन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी मां को बताया कि उसकी हत्या कर दी गई है। उसके ही पति ने उसका कत्ल किया है। हर रात एल्वा की आत्मा मैरी जेन के पास आती। उसने अपनी मौत का खौफनाक सच बताया। एडवर्ड ने गुस्से में आकर उसकी गर्दन तोड़ दी थी। फिर उसने उसके शरीर को कपड़े पहनाए और उसे इस तरह से लिटाया जैसे अचानक गिरने से उसकी मौत हुई हो। मैरी जेन ध्यान से सुनती रही। वो डरी हुई थी और साथ ही दृढ़ निश्चयी भी। वो अपनी बेटी के कातिल को सजा दिलाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे भूत की मदद ही क्यों न लेनी पड़े। एल्वा की हत्या की बातें मैरी जेन के जहन में घर कर गईं। वो हर सुबह एक नए संकल्प के साथ उठती। वो अपनी बेटी की मौत को एक और दर्दनाक घटना मानकर यूं ही नहीं छोड़ने वाली थी। एल्वा की आत्मा से मिली जानकारी के साथ मैरी जेन अधिकारियों को एडवर्ड के जुर्म का यकीन दिलाने निकल पड़ी। मैरी जेन वकील जॉन एल्फ्रेड प्रेस्टन के पास गई। उसने उसे सब कुछ बता दिया। एल्वा की आत्मा के बारे में, हत्या की बात कबूल करने के बारे में, एडवर्ड के गुस्सैल स्वभाव के बारे में। प्रेस्टन ध्यान से सुनता रहा। उसे मैरी जेन पर तरस आ रहा था, लेकिन वो कानून का आदमी था। उसे सबूत चाहिए थे। एक दुखी मां की बात, जो ये भी दावा कर रही थी कि वो मृतकों से बात कर सकती है, काफी नहीं थी।
मैरी जेन ने हार नहीं मानी। उसे अपने दिल में यकीन था कि एल्वा की आत्मा सच बोल रही है। उसने प्रेस्टन से मिन्नतें की। उसने उससे केस को दोबारा खोलने की विनती की, गहराई से जांच करने को कहा। मैरी जेन की आंखों में जो दर्द था, उसका जो अटूट विश्वास था, उसने प्रेस्टन के दिल को छू लिया होगा। वो इस केस की फिर से जांच करने के लिए राजी हो गया। उसने एल्वा के शरीर को कब्र से निकालने का आदेश दिया। कब्र से शव निकालना एक भयावह नजारा था। पूरा शहर देख रहा था जब एल्वा के शरीर को ठंडी मिट्टी से बाहर निकाला जा रहा था। डॉक्टर कनैप और वकील प्रेस्टन भी वहां मौजूद थे। जैसे ही ताबूत को खोला गया, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। एल्वा के शरीर पर साफ तौर पर चोट के निशान थे। उसकी गर्दन वाकई टूटी हुई थी। पहली बार में जांच करते समय यह बात ध्यान में नहीं आई थी। डॉक्टर कनैप को बुकाकार कनैप को अपनी गलती माननी पड़ी। एवरलास्टिंग फेंट बताकर उसने जो निष्कर्ष निकाला था वो बिल्कुल गलत था। एल्वा की हत्या हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी आत्मा ने बताया था। वकील प्रेस्टन के पास अब वो सबूत थे जिनकी उसे जरूरत थी। उसने एडवर्ड को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया। लोहार पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया। भाग 7, सच का खुलासा। इरास्मस शुए का मुकदमा ग्रीन ब्रायर काउंटी में चर्चा का विषय बना हुआ था। कचहरी खचाखच भरी हुई थी। लोग इंसाफ होते देखना चाहते थे, लेकिन वो ये भी जानना चाहते थे कि क्या भूत वाली कहानी सच थी। मैरी जेन ने गवाही दी। उसने एल्वा की आत्मा के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया। उसने हत्या की पूरी कहानी बताई, ऐसी बातें जो सिर्फ कातिल ही जानता होगा। जूरी ने ध्यान से सुना। शुरू में उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैरी जेन की गवाही बहुत ही जोरदार थी। उसका दुख साफ दिखाई दे रहा था। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। सरकारी वकील ने तथ्यात्मक सबूत पेश किए। टूटी हुई गर्दन, एडवर्ड की कहानी में विरोधाभास, उन लोगों की गवाही जो उसके गुस्सैल स्वभाव के बारे में जानते थे। भाग 8, इरास्मस शुए का मुकदमा। एडवर्ड अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा। उसने एल्वा को मारने से इनकार किया। उसका कहना था कि उसकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। उसने भूतों की कहानियों को बकवास बताया, लेकिन उसके खिलाफ सबूत बढ़ते जा रहे थे। ज्यूरी को अब उस पर शक होने लगा था। सरकारी वकील ने एक मजबूत मामला पेश किया था। बचाव पक्ष ने मैरी जेन को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने उसे एक ऐसी दुखी मां के रूप में पेश किया जो अपनी बेटी को खोने के गम में पागल हो चुकी है, लेकिन उनकी ये कोशिशें बेकार साबित हुईं। भूत के बारे में मैरी जेन की गवाही का ज्यूरी पर गहरा असर हुआ था। वे उन खौफनाक बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, ऐसी बातें जो सिर्फ कातिल ही जान सकता था। भाग 9, एक भूत का बदला। ज्यूरी ने 3 घंटे तक विचार विमर्श किया। फिर वे अपना फैसला सुनाने के लिए वापस आए। दोषी एडवर्ड शू को उसकी पत्नी एल्वा जोना हीस्टर शू की हत्या का दोषी पाया गया। कचहरी में हंगामा मच गया। आखिरकार न्याय की जीत हुई और ऐसा लग रहा था कि इसे अंजाम देने में एक भूत का हाथ था। एडवर्ड को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कुछ साल बाद उसकी जेल में ही मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि मरते दम तक एल्वा की आत्मा उसका पीछा करती रही। ग्रीन ब्रायर गोस्ट की कहानी एक लोक कथा बन गई। ये कहानी लोगों के बीच मशहूर हो गई। ये इस बात की याद दिलाती है कि मृत्यु के बाद भी न्याय मिल सकता है। भाग 10, पत्थर पर एक विरासत। आज ग्रीन ब्रायर गोस्ट सिर्फ एक भूतों की कहानी नहीं है। ये वेस्ट वर्जीनिया के इतिहास का हिस्सा है, मां के प्यार की ताकत का प्रमाण है, और शायद उन बेचैन आत्माओं का भी जो हमारे बीच रहती हैं। एल्वा जोना हीस्टर शू को उसके बचपन के घर के पास एक कब्रिस्तान में दफनाया गया है। उसकी समाधि उसके दुखद अंत की याद दिलाती है, और उस मां की भी जिसने मौत के बाद भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी।
ग्रीन ब्रायर गोस्ट की कहानी एक खौफनाक याद दिलाती है कि कभी-कभी सच्चाई कल्पना से भी अजीब होती है, और ये कि मौत के बाद भी न्याय की तलाश कभी नहीं छोड़नी चाहिए।